Welcome to all our education classes. Hello everyone, this is Preeti Sharma and welcome to all my YouTube channel Education Classes. I hope कि आप सब लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं, घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक डिस्कस किया था, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन होते हैं। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं। और उससे पहले हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे क्योंकि हम अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, यानी कि अधिगमकर्ता के रूप में विकास की फर्स्ट यूनिट हम क्लियर कर रहे थे, साइकोलॉजी एंड लर्नर, यानी कि मनोविज्ञान और अधिगमकर्ता। इसके हमने सारे ऑलमोस्ट टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। जिसने अगर वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज आप जाके चेक कर सकते हैं। जिसको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उस सब्जेक्ट की या उस टॉपिक से रिलेटेड जो पीडीएफ है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज चेक इट आउट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हम पढ़ रहे थे बैकवर्ड चिल्ड्रन। आज हम डिस्कस करेंगे बैकवर्ड चिल्ड्रन कौन होते हैं, यानी कि जो हमारा पिछड़ा हुआ बालक है वो कौन है, पिछड़ा बालक कौन है, कैसा होता है, क्यों होते हैं ये ऐसे। आज हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहले जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। पिछड़ा हुआ बालक कौन है? पिछड़ा हुआ बालक वो है जो अपनी आयु के अकॉर्डिंग डेवलप नहीं कर पाता है अपने आप को। आयु के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स उसकी जो एज है और उसकी जो बुद्धि का जो स्तर है, उन दोनों में डिफरेंस जब आ जाता है तो वो होता है बैकवर्ड चिल्ड्रन। अगर वो बहुत अपनी एज के अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा अच्छा है तो वो तो इंटेलिजेंट है भैया, क्रिएटिव है, ठीक है। लेकिन एक बच्चा वो होता है उसकी एज तो यहाँ है और उसका जो बुद्धि का स्तर है वो यहाँ है, तो वो बच्चा किस में आएगा? पिछड़े हुए बच्चों में। दैट मीन्स कि एक क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा है, सारे बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ समझ ही नहीं आता है कि वो एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं या टीचर उनको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो वो किसकी श्रेणी में आते हैं? वो आते हैं हमारे पिछड़े बालकों की श्रेणी में। तो आपको मैंने ये तो बताया कि पिछड़े बच्चे कौन होते हैं। अब इसको थोड़ा डेफिनेशंस के थ्रू हम थोड़ा सिस्टमैटिक वे से हम इसको स्टडी करेंगे। तो पहला है हमारा, बर्ट ने क्या कहा है? बर्ट के अनुसार पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है। दैट मीन्स ये कह रहे हैं कि पिछड़ा हुआ बालक वो है कि जो क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी जो एज है वो तो लेवल के हिसाब से सेम है, मतलब उसकी एज के अकॉर्डिंग वो सही क्लास में है, बट उसका जो बुद्धि का जो स्तर है या जो उसको जो कार्य दिया जाता है वो उस कार्य को करने में असमर्थ है, मतलब उस क्लास के कार्य को करने में वो असमर्थ है या वो उस काम को नहीं कर पाता है। उसका जो IQ लेवल है वो बहुत कम है, उसका जो EQ लेवल है वो बहुत कम है, तो वो किसकी श्रेणी में आ जाता है? वो आ जाता है पिछड़े बालकों की श्रेणी में। फिर नेक्स्ट, इसको इंग्लिश में भी मैं आपको बता देती हूँ। बैकवर्ड चाइल्ड इज वन who in mind school career in unable to do the work of the class next below that which is normal for his age। मतलब वही जो मैंने अभी आपको समझाया है, वो अपने एज के अकॉर्डिंग उसकी जो बुद्धि का लेवल है वो बहुत कम है, तो वो अपने उस कार्य को करने में असमर्थ रहता है, तो वो बच्चे किसकी श्रेणी में आ जाते हैं? पिछड़े बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे हैं शोनल ने क्या कहा है? पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता है। अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता है। अब इसका क्या मतलब है? घूम फिर के सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट कर जाती हैं। यहाँ पे मैं आपको जो जो डेफिनेशन से बताऊंगा वो एक दूसरे से रिलेटेड ही है, मीनिंग सबका सेम है, बस कुछ वर्ड्स के थ्रू उनको थोड़ा चेंज कर दिया। तो इनका मानना क्या है कि पिछड़ा हुआ बालक वो है जो अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में, मतलब उसकी जो एज के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी सेम एज के हैं और वो भी सेम एज का है। ये दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों सेम एज के। एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत जल्दी हर चीज को कैच करता है, बट एक
जो जिस लेवल पे वो है एक्चुअल में, अगर मान लो ये दोनों बच्चे 6th क्लास में या फिर 10th क्लास में है ये दोनों बच्चे, तो एक तो समझेगा 10th क्लास को बहुत अच्छे तरीके से, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे, वो बहुत केयरफुली उसको रिवीजन करेगा, लर्न करेगा, बहुत अच्छी से समझ लेगा, आसानी से उसे डिस्क्राइब कर देगा। लेकिन ये जो बच्चा है इसको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। ये बच्चा जो है ये है तो 10th क्लास में, दोनों की एज भी सेम है, बट ये क्या है, ये जो काम करता है वो करता है 7th 8th क्लास के बच्चों का कार्य, 8th या 9th क्लास के बच्चों का कार्य। दोनों की एज सेम है लेकिन एक बहुत अच्छा कर रहा है और एक बहुत पीछे है। तो ये बच्चा कौन होगा, ये होगा हमारा पिछड़े बालकों की श्रेणी में। तो वो उन्होंने यही कहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे ब्रिटन हॉल। ब्रिटन हॉल ने क्या कहा है, ब्रिटन हॉल के अकॉर्डिंग कहा है सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए किया जाता है जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम होती है। दैट मीन्स घूम फिर के वही बात आ जाती है कि जिनकी उपलब्धि किससे, उनकी जो योग्यता का स्तर है उससे कम होती है, उनकी जो योग्यता उससे जो कम है उसी से वो क्या हो जाता है, पिछड़ा हुआ बालक हो जाता है। दैट मीन्स कि वो उसकी एज, उसकी क्लास मान लो नॉर्मल बच्चों की तरह, लेकिन जो उसकी बुद्धि है, उसकी जो क्षमता है वो बहुत निचले स्तर की है, तो वो कौन सा आ जाता है, हमारा पिछड़े बालकों में आ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टी.के. मैनन। टी.के. मैनन ने क्या कहा है, भारतीय परिस्थिति में पिछड़ा बालक वो है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 वर्ष से अधिक बड़ा हो। अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 वर्ष बड़ा हो। उनका कहना ये है कि बच्चे की जो एज है वो जिस क्लास में है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो एज है वो बहुत ज्यादा है। कोई कोई बच्चा होता है जो पढ़ने में बहुत डल होता है, फेल भी हो जाता है, या जिसको कुछ समझ में नहीं आता तो वो पीछे रह जाता है क्लास में, लेकिन उसकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है एक टाइम के बाद। तो इन्होंने वही कहा है, जो बच्चे उस श्रेणी में आ जाते हैं वो होते हैं हमारे पिछड़े हुए बालक। ये यहाँ पे डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। पिछड़े बालकों को शैक्षिक उपलब्धियां जो हैं या बोल सकते हैं शिक्षा अंक के आधार पर भी मापा जाता है। जैसे कि शैक्षिक उपलब्धियां यानी कि जो हमारा EQ लेवल है, कि बच्चे का जो EQ लेवल है वो कितना है। अब बात आती है EQ लेवल कैसे निकालते हैं। EQ लेवल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बर्ट ने कहा है। बर्ट किसने कहा है, बर्ट। बर्ट का कहना है कि बच्चा 85% जिसका EQ लेवल 85% है वो बच्चा किसकी श्रेणी में आ जाता है, पिछड़े बालकों की श्रेणी में आ जाता है। यानी कि 85%, 85 जिसका EQ लेवल है, EQ लेवल यानी कि एजुकेशनल क्यूटेंट। एजुकेशनल क्यूटेंट कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा एजुकेशनल क्यूटेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए पहले उसका फॉर्मूला पढ़ देते हैं कि एजुकेशनल क्यूटेंट का फॉर्मूला क्या है। EQ निकालने का फॉर्मूला EQ इज टू EA अपॉन CA इंटू 100। अब बात करते हैं कि EA क्या होता है। EA क्या होता है, EA होता है हमारा एजुकेशनल एज। एजुकेशनल एज यानी कि शैक्षिक आयु, शैक्षिक आयु कितनी है। ठीक है, अब आप कहोगे कि CA क्या होता है। CA होता है हमारा क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज जो क्रमानुसार और या फिर जो हमारी वास्तविक एज होती है वो होती है हमारी क्रोनोलॉजिकल एज। तो अब हम फॉर एन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे कि हम EQ कैसे निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि EQ का फॉर्मूला क्या है या EQ हम लोग कैसे निकालते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। तो मान लो कि एक बच्चा है, उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है मतलब जो उसकी वास्तविक एज है, जो क्रमानुसार जो उसकी एज है वो है 10 साल। कितनी है, 10 years।
10 ईयर्स का तो ये हो गया। अब आपको निकालनी है एजुकेशनल एज, पता करनी है कि एजुकेशनल एज यानी कि इसमें दो तरीके की वो होते हैं, दो तरीके के पीपल एवरेज लेवल ऑफ अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंग हम उनका लेवल डिसाइड करते हैं, उनकी एज डिसाइड करते हैं। अब मानो कि एक बच्चा है जिसकी एज है 10 साल, वो प्रॉपर 10 ईयर्स का है, ठीक है। तो जो जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ रहा है, मतलब उसकी मैथ्स में एक सब्जेक्ट है मैथ्स, उसमें उसकी जो एज है वो 8 साल के बच्चों की तरह वर्क करती है। मतलब कि जो वो वर्क कर रहा है वो 8 ईयर्स के बच्चों की तरह वर्क करता है, 8 ईयर्स। और बाकी के सब्जेक्ट्स में वो 6 साल के बच्चों की तरह, मतलब उसका मैथ्स स्ट्रांग है और जो बाकी के जो अन्य सब्जेक्ट है वो उसके इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वो उसमें 6 साल के बच्चों जैसा कार्य करेगा, तो 6 ईयर के बच्चों के जैसा कार्य करेगा, ठीक है। तो ये अब हमें क्या करना है कि पहले ये जो हमारी मानसिक, जिसमें वो मानसिक स्तर से कार्य करेगा वो 8 साल के बच्चों की तरह कार्य करेगा, और जो सामान्य विषय है, बाकी के जो सामान्य विषय हैं उनमें वो 6 साल के बच्चों की तरह कार्य करेगा। तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, EQ इज इक्वल्स टू, हमारा पहला क्या था, जो मैथ्स में जो उसका मानसिक स्तर है वो 8 साल के बच्चों की तरह, तो मतलब 8 प्लस, और बाकी के विषयों में कितना है 6 ईयर्स का, तो 8 प्लस 6 अपॉन, तो 2 ईयर हमने निकाले दो तरीके से, तो अपॉन 2 इज इक्वल अपॉन 2 7 जब 40, तो ये आ गया हमारा 7, कितना आ गया हमारा एजुकेशनल एज निकल के आ गई, कि उसकी 7 है, एजुकेशनल एज कितनी है उसकी 7 ईयर्स की तरह, 7 ईयर के बच्चों की तरह कार्य करता है, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे, हमारा EA कितना निकल के आया था 7, और हमारा CA कितना निकल के आया था 10, हमारा कितना था ये 10 इंटू 100, ठीक है। तो कितना हो गया, EQ हो गया हमारा 70 हो गया, तो 70 तो मैंने आपको बताया कि बर्ट ने कहा है कि 85 कि जिसका IQ लेवल है वो पिछड़े बालकों में आता है, तो दैट मीन्स जो 70 है वो क्या है, ये बच्चा किस में आएगा, पिछड़े हुए बालकों में ही आएगा। तो ये होता है हमारा शिक्षण लब्धि निकालने का फॉर्मूला, इसको हम क्या बोलते हैं, शिक्षण लब्धि, शिक्षण लब्धि, ठीक है, शिक्षण लब्धि। फिर नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि जो पिछड़े हुए बालक हैं वो मोस्ट ऑफ गाँव में पाए जाते हैं, जिनका बहुत अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, या जिनकी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज हो जाते हैं, तो उनका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है, तो उनका पढ़ाई में इतना फोकस नहीं रहता है। तो वो बच्चे, और कुछ बच्चे जो शहर में रहते हैं उनको बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन कुछ बच्चे उसके बावजूद भी नहीं पढ़ पाते हैं, और मोस्ट ऑफ बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे से कवर अप कर लेते हैं। तो जो बच्चे अच्छे से कवर अप नहीं कर पाते हैं, अपनी एज के अकॉर्डिंग पीछे रह जाते हैं, वो आ जाते हैं हमारे किसमें, पिछड़े हुए बालकों में। नेक्स्ट आता है, इसमें बहुत सारे कारण ऐसे हो जाते हैं जो बच्चों को पिछड़ेपन का आभास दिलाते हैं, मतलब दैट मीन्स कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा पढ़ नहीं पाता है, या कह लो कि उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, दैट मीन्स यानी कि जैसे कि कम लब्धि बुद्धि लब्धि, यानी कि लो इंटेलिजेंस। फिर नेक्स्ट हमारा एनवायरमेंटल इश्यूज हो जाते हैं, फिजिकल डिफेक्ट मतलब शारीरिक कुछ दोष हो जाते हैं, उनके कारण नहीं पढ़ पाते हैं, या कोई फिजिकल मेंटल इमोशनल कुछ ऐसा हो जाता है कि बच्चों का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो इस वजह से भी ये भी कुछ कारण है बच्चों के पीछे रहने का, बच्चों के पिछड़ेपन का। तो अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला है हमारा IQ और EQ। ये जो पिछड़े बालक होते हैं, जो बैकवर्ड चाइल्ड है, इनका जो IQ लेवल है यानी कि जो IQ लेवल है वो 70 to 90 पे होता है, मतलब 90 से ज्यादा इनका IQ लेवल नहीं होता, 90 से कम ही आपको मोस्ट ऑफ IQ लेवल मिलेगा, 70, 75, 80, 85। बर्ट ने भी कहा है कि जो पिछड़े बालकों का जो IQ लेवल है वो 85 होता है, ठीक है। यही इनकी विशेषता होती है कि इनका जो IQ लेवल है वो 70 to 90 के बीच में होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल क्लासेस।
पिछड़े जो बच्चे होते हैं, पिछड़ा जो बालक है, उसके लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, विद्यालयों में अलग स्पेशल क्लास होती है। उनके लिए अलग शिक्षा प्रदान करने के लिए एक स्पेशल क्लास का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, व्यवस्था करते हैं, विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करते हैं, ताकि वो उनका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो जाए। फिर नेक्स्ट है हमारा एकेडमिक। अब बात आती है एकेडमिक। ये किसी भी चीज में भाग लेने से बहुत ज्यादा कतराते हैं इन द सेंस कि अगर कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट्स हो रहे हैं, कोई फंक्शन हो रहा है, तो ये जो पिछड़े बच्चे हैं ये झिझकते हैं उस कार्य को या उसमें हिस्सा लेने के लिए, या कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है या कोई शिक्षण से रिलेटेड कोई कार्य हो रहा है, तो ये ना बहुत पीछे रहते हैं इन चीजों में कि कहीं टीचर उनका नाम ना ले दे कि आपको ये कार्य करना है। तो ये इनकी विशेषता होती है कि ये बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं कि कहीं टीचर कभी ये कार्य उनको ना दे दे या ये काम उनको ना दे दे। तो एकेडमिक जो एबिलिटीज हैं इनकी वो बहुत कम होती हैं। ये सामाजिक कार्यक्रमों में या किसी फंक्शंस में या इवेंट्स में बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं या मोस्ट ऑफ तो करते भी नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड। इनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो क्लास में प्रेजेंट नहीं रहता। इनका कुछ ना कुछ ये लोग सोचते रहते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है लेकिन इनका ध्यान टीचर की तरफ नहीं होता। अगर मान लो बाहर कुछ जा रहा है तो उसकी तरफ देखने लग जाएंगे या फिर अपना जो फ्रेंड है उससे बातें करने लग जाएंगे। इनका माइंड स्टडी से हटके अदर एक्टिविटीज पे ज्यादा अट्रैक्ट होता है। दैट मीन्स कि टीचर अगर उनको कुछ पढ़ा रहा है, कुछ समझा रहा है, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो अपनी ही धुन में रहते हैं। उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क नहीं करता। अगर टीचर उनसे कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर नहीं दे पाते। ये उनकी विशेषताएं होती है। फिर नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। जो हमारे जो पिछड़े हुए बालक हैं इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं है। अगर जो सामान्य बच्चे हमारे, अगर हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो गलत भी आंसर देंगे बट कॉन्फिडेंटली आंसर देंगे, बट ये कुछ बोलेंगे ही नहीं। इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कम होगा। अपनी गर्दन नीचे झुका के ये लोग बातें करेंगे या अपनी गर्दन झुका लेंगे अगर हम इनसे कोई क्वेश्चन पूछें। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिस बच्चे के अंदर होता है तो मतलब समझ लो कि वो पिछड़ा हुआ बालक है। ये बहुत, और नेक्स्ट अभी तो मैंने आपको ये 5 ही बताया। फिर इसके नेक्स्ट ये भी है कि ये बहुत जल्दी से एकदम से निर्णय नहीं ले पाते हैं। मतलब अगर इनको कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है या उनको कोई कार्य दिया जाता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम दी जाती है जिसका हमें सोल्यूशन निकालना, तो ये एकदम से उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। इन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगता है किसी सोल्यूशन पे पहुंचने के लिए या किसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। और इनमें जो इनकी जो विवेक शक्ति है या इनकी जो तर्क शक्ति है वो बहुत निम्न स्तर की होती है। मतलब ये किसी से फेस टू फेस बात नहीं कर पाते हैं। इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल जैसे मैंने आपको बताया अभी बहुत डाउन होता है। इनका जो स्पीकिंग स्किल्स इनकी जो होती हैं वो भी बहुत डाउन होती हैं। तो ये किन बच्चों की श्रेणी में आते हैं? ये हमारे जो पिछड़े हुए बालक हैं उनकी श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये तो थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने अभी तक पढ़ी, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, उसका मीनिंग समझ लिया कि वो क्या, हमारे जो बैकवर्ड चिल्ड्रन है वो कौन से होते हैं, उनका आईक्यू लेवल कितना होता है, और हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे इसके बैकवर्डनेस, कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस, यानी कि पिछड़ेपन के कारण। पिछड़ेपन के क्या कारण है? बहुत सारे कारण है कि जो बच्चा पीछे रह जाता है या पढ़ नहीं पाता है या उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है। जैसे कि पहला है हमारा इसी में फिजिकल कॉज, यानी कि शारीरिक दोष या शारीरिक कारण। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है या हमारी जो पर्सनालिटी है वो भी एक कारण है बच्चों के पिछड़ने का। जैसे कि उसमें हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वो कभी कभी कुछ बच्चों की जैसे काम नहीं कर पाती हैं ढंग से, या आईसाइट किसी की वीक होती है, या सुनने की क्षमता किसी की कम होती है, या फिर कोई बोल नहीं पाता। तो ये भी एक कारण हो जाता है हमारे पीछे रह जाने का। तो ये हमारा फिजिकल कॉजेज में आता है। फिर नेक्स्ट हमारे बोलने का दोष, जैसे मैंने अभी आपको बताया हम कैसे बोल रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हकला के बोलते हैं या थोड़ा उनसे बोला नहीं जाता, वो थोड़ा टाइम लगाते हैं किसी वर्ड को बोलने में, और ऐसे में अगर दूसरा पर्सन उसको नहीं समझे, उस पर हंसे, उस पर कमेंट्री करे, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। ये भी एक कारण हो जाता है उनके पिछड़ने का।
पहला हमने पढ़ा सेंस ऑर्गन, इसमें क्या था हमारा डिफीट सेंस ऑर्गन, ये तो हमने पढ़ा। इसका फर्स्ट हमने पढ़ा था सेंस ऑर्गन। फिर नेक्स्ट डिफेक्टिव स्पीच, बोलने में जो झिझकता है, डिफेक्टिव स्पीच, ये दोनों हो गए। फिर आता है हमारा ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी ये हमारा फिजिकल कॉजेज में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ब्रेन इंजरी यानी कि मस्तिष्क, अब मान लो सडनली किसी बच्चे का बचपन में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उनके ब्रेन में कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, कभी कभी कुछ, वो भी कारण होता है बच्चों के पिछड़ने का, कि उनकी जो मेंटलिटी है वो वर्क नहीं करती है। तो यही एक कारण है कि बच्चे पीछे रह जाते हैं, यानी कि ब्रेन इंजरी भी इसका एक कारण है। ब्रेन इंजरी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है जो हमारे डिफेक्टिव वर्क ऑफ क्लैड्स है। डिफेक्टिव वर्क ऑफ क्लैड्स यानी कि जो हमारे ग्रंथों का जो हमारा दोषपूर्ण कार्य है, जो हम काम करते हैं, जो हमने जो पहले जो कार्य किए हैं, वो भी कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिससे बच्चा पिछड़ जाता है, जिसकी मेंटलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और जो बहुत ही स्लोली वर्क करता है, या जो उसने पीछे देखा है उसके थ्रू उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है, तो वो क्या आ जाता है, हमारा पिछड़ेपन का कारण में आ जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा कमजोर स्वास्थ्य। कमजोर स्वास्थ्य यानी कि आप बोल सकते हो कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा वीक है, फिजिकली बहुत ज्यादा वीक है। आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो एज है उससे मैच नहीं करती है, बहुत ज्यादा डल होती है, बहुत ज्यादा वीक होती है, बहुत कमजोर होते हैं। तो ये भी एक कारण है पिछड़ेपन का। तो ये हो गए हमारे फिजिकल कॉजेज। फिजिकल कॉजेज में ज्ञानेंद्रियों की वजह से, या हमारा जो बोलने का तरीका है उसकी वजह से कुछ बच्चे नहीं बोल पाते हैं। हमारे अगर ब्रेन माइंड में कभी चोट लग जाए तो उसकी वजह से हमारा जो पिछड़ापन है वो हो जाता है। हमारा जो अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम पढ़ भी अच्छे से नहीं पाएंगे, तो एक वो भी कारण हो जाता है कि बच्चा पिछड़ जाता है या पीछे रह जाता है, तो उसको बोल दिया जाता है बैकवर्ड चिल्ड्रन। फिर नेक्स्ट आता है इसी में हमारा मेंटल कॉजेज। मेंटल कॉजेज यानी कि बुद्धि, जो उसका IQ लेवल है वो कितना है। जैसे बर्ट ने बताया कि जो हमारे जो पिछड़े बच्चे जो होते हैं उनका IQ लेवल 85 होता है, यानी कि 70 to 90 के बीच में उन बच्चों का IQ लेवल होता है। उनकी जो मेंटलिटी है, उनका पिछड़ेपन का जो कारण है वो है उनकी बुद्धि, जो उनकी सोच है वो एक जगह तक सीमित रह जाती है। वो ध्यानपूर्वक किसी चीज को नहीं समझते हैं या नहीं समझने की कोशिश करते हैं, या फिर उसका ये कारण हो सकता है कि घर में बहुत सारा ऐसा वातावरण हो जाए जिससे उनकी मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ जाए। तो ये होता है हमारा मेंटल कॉजेस। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कॉज में क्या है, एनवायरमेंट दो तरीके का एनवायरमेंट बच्चे को अफेक्ट करता है। फर्स्टली फैमिली एनवायरमेंट और दूसरा है हमारा स्कूल का एनवायरमेंट। फैमिली एनवायरमेंट में आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत ज्यादा वीक होते हैं। तो वो वीक क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली का जो मोस्ट ऑफ बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फैमिली से रिलेटेड होती है। कि अगर फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, क्लेशेस वगैरह हो रहे हैं, या माता पिता की एक दूसरे में नहीं बन रही है, तो वो बच्चे पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है और बच्चा इसे अपने माइंड में सेट कर लेता है, या कुछ ऐसी चीजें वो देखता है घर में जो उसे नहीं देखनी चाहिए। तो ये क्या होता है, पिछड़ेपन का कारण बन जाती है बच्चों के। फिर नेक्स्ट हमारा स्कूल का जो वातावरण है। अब आपने देखा होगा कुछ टीचर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बच्चे से बहुत प्यार से बात करते हैं। तो जो स्ट्रिक्ट टीचर है वो भी एक कारण है कि बच्चा पिछड़ जाता है। अगर वो उनसे बहुत डांट के, धमका के, मार के, पीट के बात करेंगे तो बच्चा उससे डरने लगेगा और वो कुछ भी कार्य करने से पहले सोचेगा कि अगर मैंने ये किया तो टीचर मुझे मारेगा। तो ये भी एक कारण हो जाता है पिछड़ने का। या फिर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे टीचर के बहुत ज्यादा चहेते होते हैं, या वो पार्शियल, जो टीचर है वो पार्शियल हो जाता है बच्चों के लिए। कुछ बच्चों को तो वो बहुत मारता है और कुछ बच्चे इतनी शैतानी कर रहे होते हैं बट वो उनको नहीं मारता। तो ये भी एक बच्चे के अंदर ये भी एक सोच आ जाती है कि टीचर तो उन्हीं की साइड ले रहा है, हम कुछ करेंगे तो भी पिटेंगे और नहीं करेंगे तो भी पिटेंगे। तो ये क्या आ जाता है, ये भी स्कूल के एनवायरनमेंट के अंदर ऐसा वो आ जाता है जिसमें बच्चा पिछड़ जाता है। उसका वातावरण बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, अनुशासन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है,
तो यही है हमारा स्कूल एनवायरनमेंट सोशल एंड कल्चरल कॉजेस। इसमें क्या है कि जो बच्चा है, जो बालक है, वो घर में और स्कूल्स में कैद होकर नहीं रहता है, वो एक समाज में रहकर उसका हिस्सा बनता है। क्या बनता है? समाज में रहकर वो उसका हिस्सा बनता है और उसके जो आसपास का जो सामाजिक वातावरण है, सामाजिक प्रभाव उसके विकास पे बहुत ज़्यादा अभाव डालता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है और ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जो उसके आसपास का जो हमारा सामाजिक वातावरण है या जो उसकी सोसाइटी है या जो उसका कल्चर है, कल्चर भी इसमें बहुत ज़्यादा। अब मानो कि कोई बच्चा जिसके माता पिता धोबी हैं, कुम्हार हैं, बढ़ई हैं, ये भी बच्चों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालती है, जिसकी वजह से बच्चा क्या हो जाता है? पिछड़ जाता है, मतलब वो बैकवर्ड चिल्ड्रन कहलाने लगता है। फिर अब नेक्स्ट आता है इसमें हमारा अन्य कॉजेस, या बोल सकते हैं अन्य यानी कि अदर कॉजेस, अन्य कारण। और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं पढ़ पाता है। बहुत सारी ऐसी वो कुछ न्यूज़ ऐसी देख ले, या फ़ोन है हमारे, और जो आजकल तो इंटरनेट, फ़ोन, टीवी, टैबलेट्स और मैगजीन्स वगैरह इतनी सभी चीज़ें आ चुकी है, इसकी वजह से भी बच्चा क्या हो जाता है? थोड़ा पिछड़ जाता है, उसके पढ़ाई से मन हटके उसका अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान चला जाता है। तो ये तो थे हमारे कॉजेज, यानी कि कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस। हमारे इसके क्या क्या कारण हैं ये हमने डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, पिछड़े बालकों की जो समस्याएं, आखिर उनकी प्रॉब्लम्स हैं क्या? चिल्ड्रंस प्रॉब्लम्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन रिलेटेड टू द बैकवर्ड चाइल्ड, मतलब कि पिछड़े बालकों की आखिर समस्याएं हैं क्या, किस समस्याओं के कारण वो पिछड़ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहले हमारे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द स्कूल्स। आपने देखा होगा जो पिछड़े बच्चे, स्कूल से रिलेटेड उनको क्या प्रॉब्लम आती है कि वो जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, जिसका मुकाबला वो नहीं कर पा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग वो नहीं पढ़ पा रहा है, टीचर जो कार्य दे रहा है वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर एक वो डीमोटिवेट हो जाता है कि मैं तो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाऊंगा। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ अच्छा तालमेल नहीं बना पाता है, अपनी क्लासमेट्स के साथ अच्छा तालमेल नहीं बना पाता है, और जो हमारे स्कूल का जो अनुशासन होता है वो उसको प्रॉपर तरीके से जो फॉलो किया जाता है वो नहीं कर पाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो काफ़ी पिछड़ जाता है, तो उसके अंदर एक डीमोटिवेशन आ जाता है कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाऊंगा। जो स्कूल्स हैं, बेटर है कि वो उनको अलग से एजुकेशन प्रोवाइड कराए, अलग से उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराए, बट नहीं, क्या होता है कि जो बच्चा है उनको एक साथ ही एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास, उनके अकॉर्डिंग वो उनको शिफ्ट करते जाते हैं, और जब वो बच्चा पीछे रह जाता है, पीछे वाली क्लास में रह जाता है, मान लो कोई बच्चा 6th क्लास में हो, वो उत्तीर्ण नहीं हो पाया है या एग्जाम में पास नहीं हो पाया है, तो वो पीछे रह जाता है, तो उससे रिलेटेड उसके अंदर एक डीमोटिवेशन आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। एक ये कारण है स्कूल्स में कि बच्चों को सबसे, अगर आपको लगता है कि बच्चा पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है, तो उसको अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उसको सर्विसेज ऐसी ऐसी दी जाए ताकि वो डेवलप कर सके। तो ये आती है स्कूल्स में प्रॉब्लम, क्योंकि वो एक साथ उन बच्चों के साथ अपना तालमेल नहीं बना पाता। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम्स में क्या आ जाता है, यानी कि जो हमारा सामाजिक जो परेशानियां आती हैं बच्चे के, वो समाज को देखकर कि जब वो कुछ नहीं कर पाता तो उसके अंदर एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं कि हीन भावना पैदा हो जाती है। समाज में ऐसे ऐसे कार्य होते हैं कि वो उस जहाँ पे अगर वो जाता है तो उसकी, अगर मान लो किसी ने कोई इंसल्ट कर दी, तो उसके अंदर एक हीन भावना पैदा हो जाती है, वो कुछ ऐसा करने पे मजबूर हो जाता है जो उसको नहीं करना चाहिए, वो समाज के विरुद्ध कार्य करने लगता है जब उसके अकॉर्डिंग कोई कार्य नहीं होता है। तो ये आती है हमारी सोशल प्रॉब्लम्स। ये होती हैं जब सामाजिक वातावरण उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो वो उसके अंदर एक हीन भावना पैदा होगी और वो उस समाज के विरुद्ध कोई कदम उठाएगा, कोई कार्य ऐसा करेगा जो उसको नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल प्रॉब्लम्स। इमोशनल प्रॉब्लम्स में क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो
ढंग से नहीं बोल पाते हैं या अपनी बात नहीं रख पाते हैं या हेजिटेट करते हैं बोलने में, तो जो अदर बच्चे हैं वो उनका क्या उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, समाज में उनकी जो छवि है वो गिरती है, तो उनके अंदर एक निराशा की भावना आ जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर जो हीन भावना है वो डेवलप हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाते। वो इमोशनली बहुत टूट जाते हैं, अगर बोले तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। वो आगे बढ़ना चाहें फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बहुत जो रहता है उन बच्चों के अंदर वो डाउन हो चुका है। तो इमोशनल प्रॉब्लम ये आ जाती है जब बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये आती है हमारी प्रॉब्लम्स बैकवर्ड चिल्ड्रंस के अंदर, ये होती हैं समस्याएं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन की, कि पिछड़े बालकों की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, कैसी उनको शिक्षा प्रदान की जाए। एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी कि पिछड़े बालकों की शिक्षा। पिछड़े बालकों की शिक्षा में स्टोनर्स ने एक डेफिनेशन के तौर पे दिया है, या फिर आप बोल सकते हो उन्होंने कहा है, उनके अनुसार अगर हम बात करें तो स्टोनर्स ने कहा है कि आजकल जो पिछड़े हुए जो बच्चे हैं, पिछड़ेपन के क्षेत्र में जो हम कार्य कर रहे हैं, अधिकांश जो हमने अनुसंधान किए हैं, अनुसंधान जो है वो यही सिद्ध करते हैं कि अगर हम उन बच्चों पर उचित ध्यान दें, अच्छे से हम उन बच्चों पर ध्यान दें, तो हम बालक की जो शिक्षा में क्या कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। बालक अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकता है, उसका जो बैकवर्डनेस जो वर्ड आ रहा है ये खत्म कर सकता है, अगर हम उस बच्चे पर प्रॉपर ध्यान दें। तो अब बात आती है कि हम उस बच्चे पे प्रॉपर कैसे ध्यान दे सकते हैं। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य निकाले गए हैं, तो देखते हैं। पहला है हमारा इंडिविजुअल अटेंशन। इंडिविजुअल अटेंशन यानी कि व्यक्तिगत ध्यान। जो बच्चा है और जो टीचर है वो उस पे इंडिविजुअली ध्यान दे कि हर बच्चा, कोई बच्चे का व्यक्तित्व कैसा है, उसका व्यक्तित्व उसका पता होगा तो आपको टीचिंग करने में, उसका जो टीचिंग प्रोसेस है, उसका जो शिक्षण कार्य करने में आपको सहायता मिलेगी। आप इंडिविजुअली उस पर ध्यान दें कि वो उस बच्चे की रुचि किस में है, उसका इंटरेस्ट किस में है, उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षा प्रदान की जाए, उसका इंटरेस्ट बढ़ाया जाए। ये नहीं कि 4 लोगों को या फिर पूरी की पूरी क्लास को एक साथ लेके आप चल रहे हो तो बच्चा डेवलप नहीं करेगा, वो जो पिछड़ा हुआ बालक है वो और ज्यादा डल हो जाएगा। तो इसके लिए उनको अलग से क्लासेस प्रोवाइड की जानी चाहिए, स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड की जानी चाहिए, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए जिससे उनका इंडिविजुअली विकास हो सके, व्यक्तित्व का विकास हो सके, व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास हो सके और वो आगे अग्रसर हो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है इसी में हमारा हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट दैट मीन्स हस्त उद्योग। हस्त उद्योग का क्या मतलब है कि जो पिछड़ा हुआ बालक है उसको आप डायरेक्टली कुछ समझाओगे तो उसको समझ में वो नहीं आएगा, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज के थ्रू उससे वो काम कराओ, उसके हाथों से वो कार्य कुछ बनवाओ। लाइक आप किसी छोटे बच्चे को कुछ समझा रहे हो, आप उसको एक पोएम सुना रहे हो, एट द फिश की कोई पोएम सुना रहे हो, तो उसको वो फिश दिखाकर उससे उसे बनवाकर उसको पता होगा कि वो उसने क्या बनाया है, तो उसकी जो मेंटेलिटी है वो डेवलप्ड होगी। तो ये एक बालकों की शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा योगदान समझ लीजिए या फिर बहुत बड़ा हेल्पफुल मेथड है हैंडीक्राफ्ट। आजकल तो आप जानते हो कि बच्चे पिक्चर्स के थ्रू बहुत जल्दी इजीली सीख जाते हैं, तो एक यही मेथड है जिसके थ्रू वो बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, सीखेगा, समझेगा, उसको पता होगा कि उसने क्या बनाया है और उसको आगे उसके व्यवसाय करने में या उसको हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा सर्च ऑफ कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना। कि खोज करना दैट इसका सेंस जाता है कि उनके ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वो पीछे रह गए, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करना
कि किस वजह से वो बच्चा पीछे है, कि समाज की वजह से सामाजिक प्रॉब्लम है, या उसके घर से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर स्कूल में उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उसके ऑर्गन्स में, सेंस ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है, या उसको बोलने में कोई दिक्कत है। तो उस पिछड़ेपन की कमियों को खोज करके पता लगाना और फिर उसके बाद उसका शिक्षण कार्य आरंभ करोगे तो वो अच्छे से डेवलप करेगा बच्चा। ये नहीं है कि आपने शिक्षण कार्य तो आरंभ कर दिया, आपको ये ही नहीं पता है कि वो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, उसको किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है। तो उसका टेस्ट लेकर, उसका परीक्षण कर और उसका अदर एक्टिविटीज में उसके माता पिता से बात करके कि ये घर में कैसा है, क्या वर्क इसको अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, उसके बाद उसका शिक्षण कार्य आरंभ करोगे तो बच्चा अच्छे से डेवलप करेगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इसी में हेल्प टू एडजस्ट इन स्कूल एंड एट होम, मतलब कि घर और स्कूल में बालकों को समायोजित करने में सहायता। अब जब शिक्षण उसका कार्य आरंभ करता है, शिक्षण कार्य आरंभ करता है, तो शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि बच्चे का नेचर कैसा है, उसको प्यार से समझाना चाहिए और उसको ये नहीं कि डराना धमकाना नहीं चाहिए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए और उसको ये आश्वासन दिलाना चाहिए कि हाँ वो जो कर रहा है वो सही है। उसे मोटिवेट करना चाहिए, अग्रसर करना चाहिए। उसके आसपास कोई ऐसा वातावरण ना हो, उसके माता पिता से बातचीत कर उसके जो घर का जो एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। तो यही होता है घर और स्कूल के बीच में समायोजन। दैट मीन्स कि स्कूल और घर दोनों मिलकर उस बच्चे की ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन फॉर स्पेशल क्लासेस एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल स्कूल्स एंड स्पेशल क्लासेस। दैट मीन्स कि विशेष स्कूल या कक्षाओं की व्यवस्था। जो ऐसे बच्चे होते हैं वो एक साथ भीड़ में नहीं पढ़ पाते, तो इनके लिए अलग से स्कूल्स बनाए जाने चाहिए। जो हमारे बैकवर्ड चाइल्ड है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, जो या फिर हैंडीक्राफ्ट है किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी के सेंस ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं, या किसी का शरीर में कोई इंजरी हो जाती है उसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम आती है, या बहुत सारी ऐसी मेंटलिटी उनकी डेवलप नहीं हो पाती, इन बच्चों के लिए अलग से स्कूल्स बनाए जाने चाहिए। अलग से इनके लिए सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनको पढ़ने में इनको इंटरेस्ट आए, इनको मजा आए कि हाँ ये इंटरेस्ट के साथ उस चीज को पढ़ें। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऐसे स्कूल, ऐसी क्लासेस प्रोवाइड की जानी चाहिए कि बच्चा खेल खेल में सीख जाए और उसे पता भी नहीं लगे कि उसने सारी चीजें सीख भी ली है। तो यही है इसका मेन, इससे उनका क्या होगा, उनका जो पिछड़ापन है वो कम हो जाएगा या दूर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है इसमें स्पेशल कैरिकुलम और स्पेशल टीचिंग मेथड। स्पेशल कैरिकुलम यानी कि विशिष्ट पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां। हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, सामान्य बच्चों के पाठ्यक्रम से थोड़ा सा अलग होना चाहिए कि उन बच्चों को वो समझ में आ जाए। ये नहीं कि हमने जैसे सामान्य बच्चों का पाठ्यक्रम बनाया वैसा ही हमने उनका भी पाठ्यक्रम, नहीं। इसके लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसकी विशेष शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के परीक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। मतलब जो ऐसे टीचर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए, ऐसे टीचर्स को अपने स्कूल में बुलाना चाहिए ताकि वो उन बच्चों पे ध्यान दे सके। अंडरस्टूड। और ये तो हो गए हमारे क्या पिछड़े बालकों की जो शिक्षा थी उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो आज के हमने इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसके अगर हम खोजने बैठेंगे तो एजुकेशनल शिक्षा में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हो सकता है हमने नहीं पढ़े हैं, बट और भी बहुत है करने को, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो जो चीजें मेन थी वो चीजें मैंने आपको बता दी। और ओरली मैं आपको बता देती हूँ कि लाइक स्कूल से जो बच्चे भाग जाते हैं उनको रोकने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए, उनको खत्म करने के लिए ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए कि बच्चा भागने की कोशिश ना करे। ऐसे स्कूल्स में ऐसा अनुशासन होना चाहिए, ऐसा वातावरण होना चाहिए ताकि बच्चा चाहे भी तो भी ना भाग पाए। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं स्कूल से, या जो पिछड़े बालक होते हैं
भागना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो भाग जाते हैं स्कूल से और पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है। तो स्कूल की अपनी असफलता के कारण उनकी जो रुचि है वो खत्म हो जाती है। उनकी जो स्कूल में जब वो असफल हो जाते हैं तो उनका जो माइंड है वो थोड़ा हिल जाता है, उनकी जो मेंटलिटी है वो थोड़ी डाउन हो जाती है और वो मिसबिहेव करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इस स्कूल में क्या करूँगा, मेरी तो यहाँ पे कोई इज्जत ही नहीं है, या समथिंग टीचर ने किसी ने डांट लगा दी या उसको कुछ समझाया नहीं, या बच्चों ने कुछ कह दिया उससे कि तुम तो पढ़ते नहीं हो। तो बच्चे क्या करेगा, अपने आप पे नियंत्रण कर लेगा, वो स्कूल भी नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो वो उस स्कूल से भाग जाएगा। तो ये होता है हमारा कि बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए कि बच्चा उस स्कूल से जाना चाहे तो भी ना जाए, उचित राह पर वो चले। ऐसा स्कूल्स को प्रोवाइड कराना चाहिए, ऐसा वातावरण प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे हैं। हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से जो बच्चे डेवलप नहीं कर पाते, हमारा एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए जो बच्चे देखकर कुछ सीखें, कुछ डेवलप करें अपने अंदर। तो ये सारी चीजें किस में आती है, हमारे पिछड़े बालकों की शिक्षा में आती है। इनको ऐसे शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे उनका डेवलपमेंट हो सके। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं। स्टडी किया है मीनिंग ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी कि पिछड़े हुए बालकों का अर्थ, यानी कि उसका मतलब क्या है। फिर हमने स्टडी किया है डेफिनेशंस ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी कि उनकी परिभाषाएं क्या है। फिर कॉजेज ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, क्या कारण है पिछड़ेपन का, पिछड़ेपन मतलब पिछड़े बालकों के क्या कारण हैं, किस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। फिर हमने प्रॉब्लम्स, उनकी क्या समस्याएं हैं वो स्टडी की हैं। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए हैं कि उनकी विशेषताएं क्या हैं, उन बच्चों की कैसे उनको पहचाना जा सकता है। फिर हमने लास्ट क्लियर किया एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, उनको कैसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो कि उनको आगे डेवलपमेंट करने में हेल्प करे, उनकी ग्रोथ करने में हेल्प करे। तो आज हमने स्टडी किया था बैकवर्ड चिल्ड्रन। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, और अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपको टेलीग्राम लिंक पर इसकी PDF शेयर कर दूंगी। तो प्लीज घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। कोई भी क्वेरी है तो प्लीज टेल मी इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।